नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का, लेकिन बात काका के पहले दिन की। किस्सा शुरू होता है 29 दिसंबर साल 1942 के दिन से। अविभाजित भारत के लाहौर में नंदलाल खन्ना और चांदरानी खन्ना के घर एक बच्चे का जन्म हुआ और इस लड़के का नाम रखा गया जतिंदर। वो अपने माता पिता की तीसरी संतान और दूसरा बेटा थे। खन्ना परिवार को जानने वाले कुछ करीबी लोग बताते हैं कि नंदलाल खन्ना और उनके बड़े भाई चुन्नीलाल खन्ना रेलवे कॉन्ट्रैक्टर थे। इनका काम तो मुख्य रूप से लाहौर में होता था, लेकिन बंबई आना जाना लगा रहता था। और जब खबर आई कि स्वाधीनता आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है और आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का बंटवारा तय है, तो खन्ना परिवार अपना कामकाज समेटकर लाहौर से अमृतसर की गली तिवरिया आ गया। गली तिवरिया में राजेश खन्ना के पुश्तैनी मकान के सामने रहने वाले स्वर्गीय दुनीचंद खन्ना, उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में बताया था कि राजेश खन्ना का परिवार लाहौर से यहाँ आया था। यहाँ कुछ समय रहने के बाद ये परिवार बंबई चला गया। बाद में उन्होंने ये मकान एक मंदिर की कमेटी को सौंप दिया। यहाँ पर अभी भी एक मंदिर है। मंदिर के पुजारी और उनका परिवार इसी घर में रहते हैं, जिसमें कभी राजेश खन्ना का परिवार रहा करता था। गली तिवरिया में रहने वाले वरुण खन्ना बताते हैं कि वो खन्ना परिवार के रिश्तेदार हैं। उनके पिता स्वर्गीय दुनीचंद खन्ना उन्हें राजेश खन्ना के बचपन के कई किस्से सुनाते थे। उनके मुताबिक गोरे रंग का जतिन बचपन में बेहद खूबसूरत था और जब वो मुस्कुराता था तो उसकी छोटी छोटी आंखें पूरी तरह बंद हो जाती थीं। इसी गली में रहने वाले राजेश खन्ना के बचपन के दोस्त फकीर चंद शर्मा एक इंटरव्यू में बताते हैं कि हम साथ साथ इसी गली में क्रिकेट खेलते थे। वो तब भी काफ़ी स्मार्ट था, लेकिन स्टार बनने के बाद वो यहाँ पर कभी नहीं आया। बचपन के दोस्त शर्मा के बेटे सुनील अभी भी राजेश खन्ना के पुश्तैनी मकान के ठीक बगल में रहते हैं। सुनील बताते हैं कि जब कभी भी राजेश खन्ना की कोई फिल्म या गीत टेलीविज़न पर दिखता था तो मेरे पिता का चेहरा चमक उठता था। वो उनके साथ में खेले थे। उन्हें हमेशा राजेश खन्ना पर गर्व रहा। बचपन का जो भी समय जतिन ने यहाँ पर बिताया वो बेहद खुशहाल बीता। राजेश खन्ना के करीबी आखिरी सालों में तकरीबन 20 साल उनके साथ रहे, 20 से 25 साल। भूपेश रसीन वो बताते हैं कि देश के बंटवारे के बाद उनके पिता के बड़े भाई चुन्नीलाल खन्ना ने अपना काम बंबई में जमा लिया और वहीं पर बस गए। चुन्नीलाल और उनकी पत्नी लीलावती खन्ना के कोई संतान नहीं थी, जबकि नंदलाल और चांदरानी के 6 बच्चे थे। सबसे बड़े भाई नरेंद्र खन्ना, उनके बाद बहन चंचल खन्ना, तीसरे नंबर पर जतिन और फिर 2 बहनें विजय और कमलेश और सबसे छोटी मंजू खन्ना। खन्ना परिवार में आपस में जो भी तय हुआ हो, लेकिन नंदलाल और चांदरानी के छोटे बेटे जतिन को नंदलाल के बड़े भाई चुन्नीलाल और लीलावती खन्ना ने गोद ले लिया। जतिन की जिंदगी में हुए इस अहम बदलाव की सही वजह कभी भी सामने नहीं आई। उस दौर के पारंपरिक पंजाबी समाज में ऐसी घटनाएं होती थीं। अगर एक भाई की संतान नहीं है तो वो अपने भाई बहन या किसी रिश्तेदार की संतान को गोद ले लेता था। आमतौर पर पंजाबी परिवारों में बड़े भाई को अक्सर परिवार के मुखिया का दर्जा दिया जाता है और घर के सभी बच्चों के लिए वो पिता समान होता है। अब वजह जो भी हो, अपने नए माता पिता के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने जतिन बंबई आ गया। लेकिन इस घटना ने उसके अंतर्मन पर क्या असर डाला, उसे कितनी तकलीफ हुई, इसका अंदाजा किसी को नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि शुरुआत में उसे समझ में ही नहीं आया कि उसके माता पिता अचानक कहाँ गायब हो गए? वो भाई बहन जिनके साथ वो खेलता था वो अब नजर क्यों नहीं आते? काफी वक्त तक तो वो इन सवालों में उलझा रहा होगा, जाहिर है। लेकिन धीरे धीरे उसके जहन में बंबई से अमृतसर के बीच की दूरी बढ़ती गई। ये दूरी इतनी बढ़ी कि फिर शायद यादों का सफर भी मुश्किल हो गया। लाहौर, अमृतसर और बंबई में जो घटनाएं घटीं वो सब खन्ना परिवार की अतीत की तिजोरी में बंद हैं। राजेश खन्ना ने इस बारे में कभी खुलकर कुछ नहीं कहा, न ही उनके परिवार का कोई सदस्य इस बारे में बात करना चाहता है।
मैंने उनके परिवार के कुछ करीबी लोगों से इस बारे में बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने निजी मामला बताते हुए इन घटनाओं पर रोशनी डालने से साफ इनकार कर दिया। ये बात एक इंटरव्यू के दौरान कही गई थी। अलग अलग इंटरव्यूज और रिपोर्ट्स में कई बातें सामने आती हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि राजेश खन्ना का जन्म स्थान लाहौर नहीं बल्कि अमृतसर है, और वहीं कुछ खबरों के मुताबिक उनका जन्म स्थान पाकिस्तान का बोरेवाला भी बताया जाता है। लेकिन बचपन की बातों को इस हद तक छिपाना कहीं ना कहीं ये इशारा करता है कि उन घटनाओं ने कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व पर गहरा असर डाला होगा। उम्र के इतने नाजुक पड़ाव पर असली माता पिता का साथ छूटना और नए माता पिता के साथ शुरुआत आसान नहीं रही होगी। नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेस के एक वरिष्ठ मनोचिकित्सक की राय में ऐसी घटनाएं अक्सर बच्चे के मन में अजीब उलझन पैदा कर सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि कई बार बच्चा यही सोचकर बड़ा हुआ हो कि वो अपने माता पिता के साथ होता तो उसकी ज़िंदगी कैसी होती, या फिर ये भी संभव है कि वो अपने माता पिता को इस बात का जिम्मेदार भी ठहराता है कि उन्होंने उसे त्याग दिया। उसके मन में ये विचार भी उठ सकते हैं कि क्या उसके अंदर कोई कमी है जो उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया। ये सिलसिला अक्सर पूरी जिंदगी चलता रहता है और इन सवालों का उसके व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि जतिन भी इन्हीं जज्बातों से होकर बचपन में गुजरा हो? मनोचिकित्सकों के मुताबिक कई बार ऐसे लोगों को आगे चलकर अपने करीबी रिश्तों में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखा गया है कि ऐसे अनुभव से गुजरने वाले कई लोगों को असुरक्षा की भावना घेरे रहती है। वो डरते हैं कि कहीं उनकी पसंदीदा चीज या इंसान उनसे छिन न जाए, और इसलिए वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी हो जाते हैं। राजेश खन्ना के व्यक्तित्व में इनमें से काफी कुछ झलकता था, लेकिन इसकी वजह बचपन में हुई घटनाएं ही थीं, या फिर उनकी बाद की जिंदगी के उतार चढ़ाव। ये पूरी तरह साबित करना बेहद मुश्किल है। फिर भी इन पहलुओं को समझने के लिए हमें उनकी जिंदगी के पन्ने पलटने होंगे, और तभी कुछ तस्वीर साफ हो पाएगी। अहम बात यह है कि राजेश खन्ना ने खुद किसी भी इंटरव्यू में कभी भी अपने असली परिवार का जिक्र तक नहीं किया। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार भावना सोमाया को दिए अपने एक पुराने इंटरव्यू, और उस इंटरव्यू इकोज ऑफ एन एरा में राजेश खन्ना बताते हैं कि वो अपने माता पिता की शादी के 18 साल बाद पैदा हुए थे। उनके माता पिता की 3 बेटियां थीं और वो एक बेटा चाहते थे। उनके जन्म से पहले उनकी माँ ने एक हवन भी किया, और यही वजह है कि उनकी माँ उन्हें सभी भाई बहनों से सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। बचपन की कहानी बयां करती राजेश खन्ना की ये बातें बेहद दिलचस्प हैं, लेकिन राजेश खन्ना की ज़िंदगी के आखिरी 20 साल में उनके बेहद करीब रहे भूपेश रसीन इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। मेरे सामने ही भूपेश ने एक इंटरव्यू के दौरान का जिक्र है, जब इंटरव्यूअर से उन्होंने कहा, भूपेश ने राजेश खन्ना की सगी बहन चंचल खन्ना से इस बारे में बात की। चंचल ने बताया कि वो राजेश खन्ना के बयान से बिल्कुल अलग था जो बातें चंचल खन्ना ने कही। चंचल के मुताबिक वो 6 भाई बहन थे, 2 भाई और 4 बहनें, जिसमें राजेश खन्ना तीसरी संतान थे। उनके माता पिता की पहली संतान भी एक लड़का नरेंद्र खन्ना ही थे। वो ये भी बताते हैं कि राजेश खन्ना को गोद लेने वाले चुन्नी लाल और लीलावती खन्ना के कोई संतान नहीं थे। साफ जाहिर है कि अपने जन्म और भाई बहनों की जो कहानी राजेश खन्ना ने अपने इंटरव्यू में बताई, उनकी सगी बहन की बताई गई बातों से मेल नहीं खाती। क्या इसकी वजह यह थी कि वो अपनी सुपरस्टार वाली छवि को ध्यान में रखकर अपने बचपन की एक ड्रामाई कहानी सामने रखना चाहते थे, या फिर वजह यह थी कि बचपन की उस घटना को वो अब भी पूरी तरह नकारना चाहते थे? अब वजह जो भी हो, अपने बचपन की जो भी कहानी राजेश खन्ना सुनाते रहे, उसमें कभी भी ये साफ नहीं हुआ कि वो अपने कौन से माता पिता का जिक्र कर रहे हैं। वो हमेशा ये बताते रहे कि उनका बचपन बेशुमार खुशियों से भरा था। अपने इंटरव्यूज़ में उन्होंने एक बार पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरा नामकरण संस्कार कराची के एक छोटे से गांव
धपालपुर में हुआ था। वहाँ हमारे कुल देवता का मंदिर था। आज भी जब मैं प्रार्थना के लिए आंखें बंद करता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मैं उसी मंदिर के भगवान से बात कर रहा हूँ। मेरे माता पिता ने मेरा नाम जितेंद्र रखा, लेकिन मुझे कोई भी उस नाम से नहीं बुलाता था। घर में मुझे हमेशा काका के नाम से बुलाया जाता था। उत्तर भारत में आमतौर पर घर के सबसे छोटे बच्चे को काका के नाम से पुकारा जाता है। अपने इंटरव्यू में राजेश खन्ना आगे कहते हैं कि मुझे ऐसा ही एक वाकया याद है जब मेरी माँ नाराज होकर मुझ पर बुरी तरह चीखी थी। वो कहते हैं कि मैंने दूध पीने से साफ इनकार कर दिया था। मुझे दूध से नफरत थी और हर रोज मैं दूध से भरे उस गिलास से बचने के तरीके सोचता था। कभी सिरदर्द का बहाना तो कभी पेट दर्द का, लेकिन मेरी माँ सब समझती थी। वो बोली, तुम समझते हो कि तुम लीलावती को बेवकूफ बना सकते हो। इतना कहते हुए वो जबरदस्ती दूध से भरा गिलास मुझे पिला देती थी। ये राजेश खन्ना के उन चंद इंटरव्यूज में से एक है जहां उन्होंने अपनी माँ का नाम बताया है, मगर उस माँ का जिन्होंने उन्हें पाला उनका नाम। जहां तक उनके असली माता पिता बायोलॉजिकल मदर फादर का जिक्र है, न तो राजेश खन्ना ने अपने किसी इंटरव्यू में कभी उनका जिक्र किया, न ही कोई ऐसी बात कही जिससे उनके अस्तित्व का कोई इशारा मिले। क्या वो अपने अतीत को पूरी तरह साफ कर देना चाहते थे? क्या वाकई जतिन अपने असली माता पिता की यादों को पूरी तरह नकारना चाहते थे? क्या उन्हें इतनी चोट पहुंची थी कि वो सोच बैठे थे कि उनके माता पिता को उनकी नई जिंदगी का हिस्सा बनने का कोई हक नहीं है? हो सकता है कि शायद सवाल उन्हें सालों तक परेशान करता रहा कि उनके माता पिता ने उन्हें स्वीकार क्यों नहीं किया। एक दौर में राजेश खन्ना के करीबी रहे सलीम खान बताते हैं कि अगर आप कहें कि राजेश खन्ना को एक लफ्ज में बयां करूं तो वो लफ्ज होगा अनप्रेडिक्टेबल। वो अनप्रेडिक्टेबल और बेइंतहा पॉजिटिव इंसान था। जरूर कुछ बचपन की प्रॉब्लम्स रही होंगी, क्योंकि उसकी पॉजिटिव स्ट्रीक वॉज नॉट नॉर्मल। की बातें सलीम खान ने कही। ये बात भी सामने आई कि बाद में जतिन के असली माता पिता भी बंबई के चर्चगेट इलाके में रहने लगे। यहाँ उनके बड़े भाई नरेंद्र खन्ना कॉलेज, थिएटर और नाटकों में सक्रिय थे। हालांकि राजेश खन्ना ने कभी इस बात का जिक्र नहीं किया, मगर एक्टिंग का शुरुआती शौक उन्हें अपने भाई से ही मिला। नरेंद्र को गुजरे हुए कई साल अब हो चुके हैं। जब खन्ना परिवार ने इस बारे में बात करने से इनकार किया तो फिर नरेंद्र के बारे में अलग अलग तरह की जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश भी हुई। इसी दौरान कैलाश आडवाणी, जो मुंबई के मीरा रोड इलाके में रहते हैं और कई साल तक मशहूर निर्माता निर्देशक रामानंद सागर के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और 1989 में राकेश रोशन के साथ इकरार नाम की एक फिल्म भी निर्देशित की थी। कैलाश नरेंद्र खन्ना के बेहद करीबी दोस्त रह चुके हैं। कैलाश बताते हैं कि खन्ना भाइयों नरेंद्र और राजेश के बारे में कई दिलचस्प बातें उन्होंने बताई। वो बताते हैं कैलाश कि उन्होंने नरेंद्र के साथ कई नाटकों में अभिनय किया। 60 के दशक की शुरुआत में दोनों ने बेगम जैदी और जोहरा सहगल के साथ भी काम किया। कैलाश ने उन दिनों की तस्वीर की एक एल्बम संजो कर रखी है और इस एल्बम में नरेंद्र खन्ना की कई तस्वीरें। पुराने दिनों को याद करते हुए नरेंद्र बताते हैं कि राजेश खन्ना अक्सर कैलाश बताते हैं कि राजेश खन्ना अक्सर नरेंद्र से मिलते थे, और वो कहते हैं कि मेरे सामने भी कई बार दोनों की मुलाकातें हुई, लेकिन अजीब बात यह थी कि राजेश खन्ना हमेशा नरेंद्र को अपना कजिन बताते थे। मुझे पता था कि दोनों सगे भाई हैं, लेकिन राजेश खन्ना कभी उन्हें किसी से भी अपना सगा भाई कहकर नहीं मिलवाते थे। फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना को जानने वाले कई वरिष्ठ लोग बताते हैं कि राजेश खन्ना से उम्र में बड़े कजिन अक्सर उनसे मिलने सेट्स और घर पर आते थे, और लेकिन वो कजिन नरेंद्र उनके सगे भाई थे, और इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को थी। कई लोग जो जानते भी थे उन्होंने इस पर बात करने से साफ मना किया हमेशा। कैलाश आडवाणी की एल्बम से नरेंद्र खन्ना की शादी की कई तस्वीरें मिलती हैं। उनकी और राजेश खन्ना की शक्ल में काफी समानता है, और हैरानी की बात है कि बड़े भाई की शादी की इन तस्वीरों में राजेश खन्ना कहीं नजर नहीं आते। कैलाश बताते हैं कि वो शादी की सभी रस्मों के दौरान नरेंद्र के साथ थे, लेकिन उन्होंने राजेश खन्ना को वहां पर नहीं देखा। हालांकि बाद में राजेश खन्ना अपने भाई के करीब हो गए। राजेश खन्ना के स्टाफ में 20 साल से ज्यादा तक काम कर चुके प्रशांत कुमार रॉय बताते हैं कि
हम सब जानते थे कि नरेंद्र खन्ना उनके सगे भाई हैं। वो अक्सर आशीर्वाद में आते थे। हम सब उन्हें खन्ना पापा कहकर पुकारते थे। काका जी अक्सर मेरे जरिए अपनी सगी बहनों को पैसे भिजवाते थे। वो मुझसे कहते थे कि इस बात का जिक्र खन्ना पापा से ना करूं। हम जानते थे कि उनका एक सगा परिवार है, लेकिन हमने न तो उनका कोई जिक्र सुना, न ही घर में उनकी कोई तस्वीर देखी। राजेश खन्ना के परिवार का जिक्र करते हुए प्रशांत कुमार रॉय ने एक घटना के बारे में एक बार बताया। वो कहते हैं कि मुझे याद है काका जी अक्सर अपनी बहनों कमली और मंजू के लिए पैसे भेजा करते थे। मैं वो पैसे लेकर जाता था। काका जी मुझसे कहते थे कि इस बारे में नरेंद्र खन्ना को कभी पता ना चले। मंजू बहन की शादी दिल्ली में हुई थी और जब मंजू बहन की मौत हुई तो काका जी ने ये बात ज़्यादा लोगों को नहीं बताई। वो अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली चले गए। प्रशांत बताते हैं कि जब रात को राजेश खन्ना वापस लौटे तो 2-3 नौकरों के अलावा घर में प्रशांत थे। राजेश खन्ना खामोश अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। फिर सब कुछ ही पल में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जोर जोर से रोने लगे। मंजू मेरी बहन। बहुत देर तक काका जी मंजू बहन को याद करके रोते रहे। शायद वो दिल्ली में उनके अंतिम संस्कार में रोए नहीं थे। राजेश खन्ना की बचपन की कहानी में कई सिरे अब भी उलझे हुए हैं। उनके परिवार के सदस्यों के चुप रहने की वजह से उन्हें सुलझाना और भी ज़्यादा मुश्किल है। उनके इंटरव्यूज़ में भी उनके बचपन को लेकर कोई प्रतिप्रश्न नहीं पूछे जाते, कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है। देखा जाए तो उनके अलावा राज कपूर, दिलीप कुमार, देवानंद, अमिताभ बच्चन जैसे फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे स्टार्स बड़े गर्व से अपने बचपन और अपने परिवार का जिक्र करते हैं। राजेश खन्ना ने इस विषय में बहुत कम बात की और जो कुछ कहा तथ्यों के सामने वो पूरी तरह सही नहीं ठहरता। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार और निर्देशक खालिद मोहम्मद एक जगह लिखते हैं कि 80 के दशक की शुरुआत में राजेश खन्ना ने इंटरव्यू से पहले उनके सामने शर्त रखी, जब तक तुम मेरे शुरुआती दिनों के बारे में नहीं पूछते मुझे कोई परेशानी नहीं है। राजेश खन्ना के बचपन की कहानी किसी उलझी हुई फिल्म स्क्रिप्ट जैसी है जिसमें कई परतें हैं। क्या ये हो सकता है कि बचपन की घटनाओं ने उनके जहन पर इतना गहरा असर डाला हो? उनका जो व्यक्तित्व दुनिया के सामने आया, क्या वो इन घटनाओं से प्रभावित था? शायद उन्हें अपने क्या कहें व्यक्तित्व या दुनिया को सामने लाने वाली इन घटनाओं से ही क्या प्रभावित था? शायद उन्हें अपने करियर और निजी जिंदगी में भी ये महसूस होता रहा कि उनके साथ हमेशा गलत हुआ है। इन उलझनों से जूझते हुए जतिन को ये अंदाजा नहीं था कि बंबई में उसकी जिंदगी कितना बड़ा मोड़ लेगी। जिंदगी जहां उसे लेकर आई थी वहां कुछ सुनहरे सपने उसका इंतजार कर रहे थे और उन सपनों को हकीकत में बदलने की जमीन भी यही थी। वो सपने हकीकत में बदले और राजेश खन्ना ने नई ऊंचाई को छू लिया। लेकिन सिनेमा का इतिहास गवाह है कि उन ऊंचाइयों से गिरने की जब शुरुआत हुई तो वो पतन रुक नहीं सका। दिनेश रहेजा, जो कि राजेश खन्ना के करीबी रहे, वो बताते हैं कि मुझे लगता है कि राजेश खन्ना बहुत अच्छे थे जब तक जिंदगी उनके साथ अच्छा सलूक कर रही थी। जब जिंदगी में कड़वाहट आई तो उनका बर्ताव भी बदल गया। क्या ऐसा हो सकता है कि ये कड़वाहट उनके अंदर पहले से छुपी हो और नाकामी के दौरान और मुखर होकर उभर आई हो? क्या ये कहानी पुराने जज्बातों की उथल पुथल की थी जो किसी न किसी रूप से बाहर आते रहे, वो जज्बात जिनसे वो शायद कभी पीछा नहीं छुड़ा सकी? उनके करीब रही 2 महिलाओं अंजू महेंद्रू और डिंपल कपाड़िया ने अपने अपने इंटरव्यूज में ये इशारा किया कि राजेश खन्ना बेहद असुरक्षित महसूस करने वाले शख्स थे। भावना सोमाया ने राजेश खन्ना के व्यक्तित्व के इस पहलू के बारे में लिखा कि शायद उनके व्यक्तित्व में ही कुछ ऐसा है जो उनकी जिंदगी में आई महिलाओं को एक तरीके से असुरक्षित बना देता है। शायद उनकी असुरक्षा में राजेश खन्ना अपनी सुरक्षा ढूंढते हैं। अंजू और डिंपल ने इस बात का जिक्र किया है कि राजेश खन्ना हर वक्त उनकी पूरी तवज्जो चाहते थे। बात सिर्फ जिंदगी में आई महिलाओं की ही नहीं थी, अपने करीबी दोस्तों, साथ काम करने वालों, यहाँ तक कि फैंस से भी कंप्लीट लॉयल्टी चाहते थे। क्या आगे चलकर इन्हीं जज्बात, पॉजिटिवनेस और असुरक्षा की वजह से लोग उनसे दूर होने लगे और वो अकेलेपन का शिकार हो गए? क्या उनके अंदर हमेशा जतिन खन्ना नाम का वो बच्चा छिपा रहा जो कभी सामने नहीं आता था? इन सब सवालों के जवाब शायद अब कभी सामने नहीं आएंगे।
अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में राजेश खन्ना ने शायद खुद से सुलह कर ली थी। अपने परिवार और जिंदगी के अहम लोग भी उनके पास लौट आए थे, लेकिन शायद जिंदगी के आखिरी दिनों तक राजेश खन्ना को अपने कमबैक की ख्वाहिश रही, चाहत रही कि उनके फैंस भी वापस लौट आए। वो फैंस जिन्होंने उन्हें सबसे अमूल्य दीवानगी की हद तक और बिना शर्त प्यार दिया था। अपने फैंस के प्यार में जतिन खन्ना किसका प्यार तलाश रहा था? एक बच्चे के लिए किसका प्यार सबसे ज्यादा अमूल्य और बिना शर्त वाला होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट हमारे जो श्रोता हैं, आप जो लिसनर्स हैं, उनकी फरमाइश पर था। नाम तो याद नहीं, लेकिन एक कमेंट मैंने पढ़ा था जिसमें एक श्रोता ने फरमाइश की थी कि राजेश खन्ना के बचपन का किस्सा सुनाइए। तो ये किस्सा आपको पेशे खिदमत है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा राजेश खन्ना पर यह किस्सा आपको कैसा लगा, और इस सवाल का जवाब भी कि एक बच्चे के लिए किसका प्यार सबसे ज़्यादा अमूल्य और बिना शर्त वाला होता है, जिसकी चाहत राजेश खन्ना को ताउम्र रही। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।